सबसे पहले आपसे एक सवाल, आप जहां रहते हैं उस इलाके की सबसे पास की नदी कौन सी है? सोच लिया? अब उस नदी का नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और अगर कहीं आप बुंदेलखंड रीजन से है तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आपका क्षेत्र भारत के अब तक के सबसे महंगे और सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है और जिस पर काम ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है। अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2024 को एमपी के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। ये प्रोजेक्ट लगभग 45,000 करोड़ का है और भारत के नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानी NRLP का हिस्सा है जिसकी कुल लागत 168 बिलियन डॉलर है। इस प्रोजेक्ट के तहत 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं और उन्हीं 30 में से एक है केन बेतवा प्रोजेक्ट। और ये मेगा प्रोजेक्ट है क्या? आखिर क्यों ये पिछले 44 सालों से अटका हुआ था और क्या ये मेगा प्रोजेक्ट आगे चलकर बंद भी हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई एनवायरमेंटलिस्ट और कांग्रेस पार्टी इस मेगा प्रोजेक्ट के सपोर्ट में नहीं है। फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर जयराम ठाकुर ने इस केन बेतवा प्रोजेक्ट पर अपना कंसर्न दिखाया। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स को इस मेगा प्रोजेक्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी हद तक उनका ये कंसर्न सही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर एक बड़ा डैम बनाया जा रहा है जिसकी वजह से वहां मौजूद पन्ना टाइगर रिजर्व का तकरीबन 10% हिस्सा डूब सकता है, जो न केवल उस टाइगर रिजर्व बल्कि उसके आसपास मौजूद पूरे बायोडायवर्सिटी के लिए खतरनाक साबित होगा। और पर्यावरण को ये नुकसान अभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से हो रहा है। सोचिए अभी देश में 29 और प्रोजेक्ट बनने बाकी है। तो क्या ये मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए मेगा थ्रेट है? भारत, जिसे नदियों का देश कहा जाता है, एक ऐसा देश जहां एक या दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा नदियां मौजूद है। और क्या आप जानते हैं इतनी नदियों के होने के बावजूद भी हमारे देश के कई हिस्से आज भी सूखे की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2024 को IIT दिल्ली में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 91 डिस्ट्रिक्ट सूखे की वेरी हाई लेवल और 188 डिस्ट्रिक्ट हाई लेवल की श्रेणी में आते हैं। सोचिए हमारे देश के तकरीबन 280 जिलों में सूखे का भयंकर प्रकोप है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश ही धीरे धीरे रेगिस्तान बनता जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सूखे तक सीमित है। हमारा देश पानी की जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से भी परेशान है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की 51 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ के वेरी हाई लेवल और 118 डिस्ट्रिक्ट हाई लेवल की श्रेणी में आते हैं। मतलब पानी कम हो तो समस्या, ज्यादा हो तो समस्या, दोनों ही सिचुएशन भारत के लिए आज एक मेगा थ्रेट बन चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सूखे और बाढ़ के इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए। यहीं पर जरूरत पड़ती है हमें उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसे आज हम NRLP के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे ये मेगा प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और क्या क्या चैलेंजेस इस दौरान सरकार को फेस करना पड़ा। हमारी कहानी आज से पास्ट में तकरीबन 44 साल पहले जाती है जब 1972 के दौरान फादर ऑफ इरिगेशन कहे जाने वाले डॉक्टर KL राव ने ये ऑब्जर्व किया कि जहां ब्रह्मपुत्र और गंगा की घाटियों में पानी की भरपूर मात्रा है वहीं मध्य और दक्षिण भारत में पानी की भारी कमी है। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करके सूखे क्षेत्रों में भेजा जाए। उनके इसी विचार के तहत गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया जिसे एक्सपेंसिव होने के कारण सरकार ने उस समय रिजेक्ट कर दिया। हालांकि 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने नेशनल पर्सपेक्टिव फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट पेश किया जिसके तहत वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहला हिमालयन कंपोनेंट्स और दूसरा पेनिनसुलर कंपोनेंट्स। अभी काम आगे और बढ़ने ही वाला था, उससे पहले ही एनवायरनमेंट से जुड़े कई प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट एक बार फिर सरकारी फाइलों में खोसी गई। फिर आया 1999 का साल जब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनकी सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्जीवित किया गया। इसी दौरान 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यह निर्देश किया कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए और 2016 तक इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी रखी गई। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस प्रोजेक्ट को भारत की जरूरत बताया। इसके बाद क्या था, सरकार फौरन एक्शन में आती है। इस NRLP प्रोजेक्ट के तहत NWDA ने हिमालयन कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स के लिए 14 और पेनिनसुलर कंपोनेंट्स के लिए 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश की। इस नक्शे को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भारत के किन किन हिस्सों में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाने थे। लेकिन फिर 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई। हालांकि यूपीए सरकार भी इस प्रोजेक्ट में रुचि रखती थी, लेकिन बाहरी विरोधों और आंतरिक रूप से आई चिंताजनक रिपोर्टों के कारण ये प्रोजेक्ट एक बार फिर ठप पड़ गई। एक लंबे समय के बाद 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी सरकार में आती है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट वही गति पकड़ता है जो एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पकड़ी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इन नदियों को आपस में जोड़ने से क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है सूखे और बाढ़ की समस्या को एक साथ सॉल्व करना। इसमें प्लान ये है कि बाढ़ से प्रभावित नदियों के पानी को उन नदियों में भेजा जाए जो सूखे की मार झेल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केन बेतवा प्रोजेक्ट के जरिए बुंदेलखंड जो एक ड्रोट प्रोन एरिया है, वहां पर अब सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा तालाब और नहरें जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट के जरिए फिर से पुनर्जीवित किए जाएंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि नहरों, तालाबों और नदियों में पानी होने की वजह से ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर का यूसेज कम हो जाएगा, जो फिलहाल सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही नदियों को आपस में जोड़ने से वाटर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस होगा। बेनिफिट्स के नजरिए से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के कई फायदे हैं और ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट से भारत की इकोनॉमी को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इस प्रोजेक्ट से इतने सारे फायदे हैं तो फिर ये इतने लंबे समय तक विवादों में क्यों बना रहा। दरअसल इस प्रोजेक्ट से जुड़ी डिस्प्यूट्स की सबसे बड़ी वजह है इससे जुड़ी एनवायरमेंटल इशूज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम केन बेतवा प्रोजेक्ट को ही ले तो इस प्रोजेक्ट के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का तकरीबन 10% हिस्सा डूब जाएगा, जो न केवल उस रिजर्व बल्कि उसकी पूरे आसपास की बायोडायवर्सिटी के लिए खतरनाक साबित होगा। साथ ही हाल ही में ये पता चला है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण बारिश के पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है जो जुड़ा हुआ है राज्यों के बीच वाटर डिस्प्यूट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर कितने संघर्ष होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ऊपर से जब इस प्रोजेक्ट के जरिए इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, तब इन राज्यों के बीच जल के मालिकाना हक को लेकर संघर्ष की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास की नदी का नाम याद रखिए, अभी यहाँ पर उसकी जरूरत है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने इलाके को देखें कि क्या आपका इलाका ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है या फिर फ्लड जोन एरिया में आता है। साथ ही आप ये भी देखें कि क्या आपकी उस नदी में साल भर पानी रहता है या फिर सीजनली पानी रहता है। ये सब जानना आसान है, आप चाहे तो गूगल की मदद से भी ये जान सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आपका क्षेत्र हिमालयन कंपोनेंट्स में आता है या फिर पेनिनसुलर कंपोनेंट्स में आता है। और अंत में आपको ये देखना है कि क्या आपका क्षेत्र 29 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।